मिस्टर रेहान देखिए, ये हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स निकाला था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स निकाला था, तो वो जो निकाला था हमने, वो निकला था हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एन। यहाँ तो कोई डाउट था? नो सर। ये हमने डिटेल में किया था। तो आज हमने ये सोचा कि ऐसा करेंगे कि एन मॉलिक्यूल्स का तो हमने निकाल लिया था, हम जो काइनेटिक एनर्जी है वो एन ए मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे। एन ए मॉलिक्यूल्स का मतलब कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। तो जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी उन मॉलिक्यूल्स की, एन ए मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी एन ए मॉलिक्यूल्स की 3/2 RT जो निकली, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 RT। मिस्टर रेहान कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं सर, नो डाउट। अगर काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोल ऑफ एन मोल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल्स कितनी होगी? एक मोल की 3/2 RT है, तो एन मोल्स की होगी 3/2 NRT। सर यहाँ तो कोई डाउट? नो सर सर। नो सर। ओके, अब देखिए, ये सारा जो हमने तामझाम किया, जो हमने ये क्यूब लिया था, वो क्यूब के अंदर हमने गैस डाल दी थी, और वो गैस की जो भी हमने स्टडी की थी, वो जो गैस ली गई वो फॉर सिंप्लिसिटी आप एज्यूम कर लीजिए कि वो जो गैस ली वो हमने कोई मोनो एटॉमिक गैस ली, फॉर एग्जांपल हीलियम। रेवंत जी लॉजिक समझ आ गया? जी सर। मोनो एटॉमिक लेने का फायदा ये होता है यार कि उसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसा होगा। आप बोल सकते हो नहीं अंकल जी आप ऐसे क्यों ले रहे हो, आप ऑक्सीजन ले लो। अगर मैं ऑक्सीजन ले लूं तो हुसैन कॉम्प्लिकेशन क्या आ जाती है? तो उसमें ये है, मतलब वो मॉलिक्यूल है, 2 एटम। यार वो ना एज अ डंबल शेप्ड बन जाएगा। अगर ये डंबल शेप बन गया तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी हुसैन? सर उसके मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम अलग हो जाए। यस, उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, वो आप समझाते हुए फिर से दिमाग खराब होगा, तो इसलिए इसको अवॉइड किया जा रहा है। सिराज जी ठीक कह रहा हूँ? यस सर। तो सबसे सिंपल केस हमने ले लिया। और बेसिकली आप जब वो मैं आपको अलग भेज दूंगा, जब काइनेटिक एनर्जी जो assumptions ऑफ काइनेटिक एनर्जी थियरी है, assumptions ऑफ काइनेटिक एनर्जी थियरी है, उसमें ये सब ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए हीलियम एटम जो कि मोनोएटॉमिक है। तो आप एज्यूम कर सकते हो कि ऐसे इनकम्प्रेसिबल मतलब लेदर की बॉल की तरह इनकम्प्रेसिबल मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे। मॉलिक्यूल्स बोल लीजिए, एटम बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास वो मोनोएटॉमिक है। अब ये जो गैस है, ये जो गैस आपने हीलियम गैस ली है, फिर कुछ और आपने इसमें असम्पशंस की हुई है कि साहब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ज्यादा टकराएंगे नहीं। तो कहने का मतलब अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा यहाँ पर होगा, चौथा यहाँ पर होगा, सारे इंडिपेंडेंट काम करेंगे। जैसे बॉम्बे में आपके जो नेबर्स हैं वो ज्यादा आपसे बात नहीं करते, तो वैसे ही मतलब बॉम्बे टाइप का माहौल है जिसमें लोग घुस घुस के आपके घर में नहीं घुस जाते। हुसैन जी बात समझ रहे हैं? यस सर। तो अब क्योंकि ज्यादा भाईचारा आपने अपने फ्लोर के फ्लैट वालों से नहीं डाल के रखा हुआ, इस वजह से जो एनर्जी इस सिस्टम में है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। नहीं समझ में आया दोस्तों? डाउट है? समझा सर। क्योंकि
अगर आपने ये बोलना शुरू कर दिया कि हमारी जो गैस है उसमें ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल इसमें भी कुछ इंटरेक्शन है, तो एक और एनर्जी साथ में जुड़ जाएगी। नहीं समझ में आया? समझ रहा तो आपने वो भी बोल दिया कि यार इसका और इसका और इसका और इसका बेसिकली उस क्यूब में जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका आपस में कोई भाईचारा नहीं है। नहीं समझ में आया? तो समझ रहा हाँ तो आपने ये बोला कि फिर ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो हीलियम का एटम है, मॉलिक्यूल है, जो भी आप बोलना चाहें, उसमें जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है। सर ठीक कह रहा हूं? यस सर। तो अगर इंटरनल एनर्जी के नाम पे काइनेटिक एनर्जी ही है, तो ये जो आपने पर मोल 3/2 RT निकाला था, यही इसकी टोटल एनर्जी पर मोल हो जाएगी। रेवान जी नहीं समझ में आया? समझा। तो ले देके आपने ये बोल दिया कि सर जो भी हीलियम के ये जो एटम जो आपस में भाग रहे हैं क्यूब के अंदर, इनकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो 3/2 RT है। अच्छा, अब डिटेल में बात हो चुकी है कि अगर आपके पास ये एक स्फीयर है जो कि ऐसे पागलों की तरह क्यूब के अंदर इधर उधर भाग रहा है, तो इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। इसमें कोई डाउट है? नो सर। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मिस्टर हुसैन ने अभी पूछा कि सर ये जो है ये इधर उधर तो भाग रहा है, ठीक है, आपने इसके ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के तो 3 कंपोनेंट कर दिए, बट ये तो रोटेट भी कर रहा होगा, तो फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्यों आप नहीं ले रहे? तो उसमें भी लास्ट टाइम डिटेल में डिस्कशन हुई कि सर अगर एक स्फीयर लिया जाए, उसका अगर आप रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करो तो उसका फॉर्मूला होगा ½I⍵²। स्फीयर का जो I है वो होता है 2/5 mr²। ये हीलियम का एटम इतना छोटा है और उसका मास इतना छोटा है कि ये जो I और ये जो पूरा का पूरा आपने रोटेशनल वो जो रोटेशनल एनर्जी निकली वो 0 हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, निग्लेजिबल हो जाएगी। रेवान जी यहां तक डाउट? नहीं सर, नो डाउट। तो ले दे के आपका जो हीलियम एटम है उसके सिर्फ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और इक्वी पार्टीशन के हिसाब से हर एक्सिस को 1/3 काइनेटिक एनर्जी मिलने वाली है, या इंटरनल एनर्जी मिलने वाली है। एक्चुअली अब तो इंटरनल एनर्जी की बात शुरू हो। हुसैन जी को डाउट? नो सर। जब टोटल एनर्जी 3/2 RT है, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली ½ RT के इक्वल होगी। नहीं समझ में आया? समझ रहा। हुसैन जी को डाउट है? नो सर, नो सर। अब देखिए, ये आपके लिए बड़ी बात इसलिए हो जाती है कि अब आप ये बोल रहे हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी? चिराजी, किसके इक्वल होगी? So 1/2 RT. 1/2 RT। 1/2 RT। और ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे जो आप एनर्जी दे रहे हो वो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है और पर मोल है। नहीं समझ में आया? यस सर। तो समझ रहा। ½ RT। तो कहने का मतलब, अगर आपने ऑक्सीजन लिया, ये जो डबल बॉन्ड है
उसको आप ऐसे डंबल की तरह मान सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। अब अगर लास्ट टाइम की डिस्कशन याद है तो इसकी कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी? तो 2 7 हाँ सर 7 कितनी? तो 7 3 तो 3 प्लस 2 प्लस 2 2 रोटेशनल और 2 कंप्रेशन। रेवान जी कुछ पढ़ा है आपने? अपने पास क्या क्या है? ट्रांसलेशनल है, दूसरा क्या है? सो रोटेशनल। तीसरा क्या है? कंप्रेशन। वाइब्रेशनल लिख दो। यस यस सर। ट्रांसलेशनल में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिस्टर हुसैन? 3 रोटेशनल में? 2 वाइब्रेशनल में? 2 रोटेशनल में 3 क्यों नहीं? खाली 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम। यार ऐसा है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये ऐसे देखिए, आपको ये पता है क्या होता है? गिम्बल क्या होता है? किसी को पता? यस सर। क्या होता है जरा? सो वो कैमरा पे अटैच करते हैं ताकि कैमरा ज्यादा शेक नहीं होता। ध्यान समझ आया? जी सर। अरे लौंडे लबाटों को देखा होगा, पार्क में घूम रहे होते हैं यार, वो ये ऐसे मोबाइल लगा होता है, नीचे उन्होंने एक स्टैंड हाथ में पकड़ा होता है, कभी देखा? यस सर। अबे टिकटॉकी ये सारे पार्क में घूमते रहते हैं यार। ऐसे पार्क में क्या, जहां पर भी जाओ वहीं हमें टिकटॉकी मोबाइल और नीचे गिम्बल लेके घूम रहे होता है। ये गिम्बल क्यों लेके घूम रहे होता है हुसैन? तो क्या वाइब्रेट नहीं होता वो? वाइब्रेट, आप वीडियो हाथ से भी खींच सकते हो, बट अगर आप जैसे भाग रहे हो या जैसे वो आजकल हर चीज से वीडियो बनाते हैं, अब आप स्विमिंग कर रहे हो या आप उसमें प्लेन से आपने छलांग मार दी, तो जो आपका जो वीडियो बनेगा उसमें जर्क बहुत आएंगे। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। यस सर। रेहान आपको समझ आ रहा है? जी सर। तो बेसिकली कभी गिम्बल के बारे में मैं आपको ये कोई वीडियो भेज दूंगा, तो उसमें 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। मेरी बात समझ में आए? यस सर। यस सर। रेहान बात पकड़ में आई? यस तो उसी तरह ये जो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके भी 3 एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नहीं समझ में आया? समझ रहे। नहीं समझ में आया? हुसैन नहीं समझ में आया? समझा सर। सिर्फ इशू ये है कि जो ये डिग्री, ये जो एक्सिस है, जब ये इस पे ऐसे करके घूमता है, मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो फिर से इशू ये हो जाता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना कम हो जाता है कि इसका ये वाला जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बिल्कुल 0 हो जाती है। नहीं समझ में आया? समझ आ गया। उसे नहीं डाउट आ रहा है? नहीं सर। राजी डाउट आ रहा है? नो सर। तो बेसिकली अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, ये आपके पास डंबल है। अब ये डंबल आपने यहाँ रख दिया, लेट अस अज्यूम ऐसे करके रख दिया। अब एक तो ये ऐसे ये वाले एक्सेस पे घूम सकता है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। दूसरे ये वाले एक्सेस पे घूम सकता है, और तीसरा ये वाले एक्सेस पे जब घूमेगा तो ऐसे करके घूमेगा। नहीं समझ में आया? तो फिर से इसका जो मास और रेडियस है वो इतना कम है कि इसका जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है वो इतना कम हो जाता है कि इसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो
नेग्लिजिबल हो जाती है। नहीं समझ में आया? यस फिर समझ रहा हूँ। तो इसलिए जो आपका ऑक्सीजन है, ये जो आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, आपने ट्रांजिशनल की, आपने काइनेटिक की, आपने वाइब्रेशनल की। तो ट्रांजैक्शनल के नाम पे आई 3, काइनेटिक और रोटेशनल के नाम पे आई 2, और वाइब्रेशन के नाम पे आई 2। वाइब्रेशन के नाम पे 2 क्यों आई उसे? दो एक्सेस में हो रहा है ना चिराग जी? अच्छा, क्योंकि जो एक है वो काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। जो ये बॉन्ड है ना उसे, तो ये नहीं समझ। हाँ हाँ, ये जो बॉन्ड है ये बिहेव करता है स्प्रिंग की तरह। नहीं समझ में आया? हाँ सर। ऑक्सीजन का ये जो बॉन्ड है, जब आप वाइब्रेशन बोलते हो तो वो स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है। नहीं समझ में आया? यस और स्प्रिंग की जो एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है, वो लिखी जाती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया? हाँ सर समझ। तो इसलिए यहाँ पर 2 कंपोनेंट होंगे किसके? वाइब्रेशनल एनर्जी के। नहीं समझ में आया? फिर समझ समझा आ सर। गया। प्रियांक जी कुछ समझ नहीं आ रहा? समझा। तो कायदे से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाती है वो कितनी बन जाती है? 3 + 2 + 2 7। नहीं समझ में आया? फिर समझ आ गया। डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो सर। वो सर। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी किताब में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, उसको उसने ज्यादा हाथ नहीं लगाया, वो ये है कि आप किसी बस में सफर कर रहे हैं। तो पुरानी बस में कभी सफर किया है मिस्टर जैन आपने? स्टेट ट्रांसपोर्ट की कोई पुरानी सी बस में कभी सफर किया? नहीं सर। चिराग जी आपने? जी सर। हुसैन इमेजिन कर लीजिए कोई टूटी फूटी पुरानी बस है, यस सर। टूटी फूटी पुरानी बस, टूटी फूटी पुरानी बस। अब जब वो 20 km/h पे चल रही है, फिर वो 60 पे चलनी शुरू होती है, और फिर वो धक्का जैसे मर्जी करते करते 20 km/h 90 km/h पे चलनी शुरू हो जाती है। नहीं समझ में आया? हाँ सर। जब 20 km/h पे चलती है तो उसकी सिर्फ खिड़कियां हिल रही होती है। नहीं समझ में आया? यस जब वो 60 किलोमीटर पर जाती है तो उसकी सीट भी हिलनी शुरू हो जाती है। नहीं समझ में आया? यस और जब तक 90 किलोमीटर पे जाती है तो पूरी बस हिलनी शुरू हो जाती है। नहीं समझ में आया? समझा सर। वही जो लॉजिक है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी लगता है। नहीं समझ में आया? यस सर। समझ आ गया। तो लो टेम्परेचर पे आपका जो मॉलिक्यूल है, लो टेम्परेचर पे आपका जो मॉलिक्यूल है वो बस इधर उधर भाग रहा है, उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ आ गया। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वो रोटेट करना भी शुरू कर देता है, तो उसमें 2 एनर्जी ज्यादा आती हैं। नहीं समझ में आया? समझा सर। समझ आ गया। और जब टेम्परेचर आप और बढ़ा देते हो फिर वो और बावला हो जाता है, फिर उसमें ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। फिर मुझे नहीं समझ में आया? समझा सर। यार ऐसा ही है ना, क्योंकि 90 km/h पे जब चल रही है बस तो अब तो पूरी बस हिल रही है, बट 20 km/h पे क्योंकि एनर्जी कम मिल रही है तो सिर्फ खिड़कियां हिल रही है, फिर सीट भी हिल रही है, पूरी बस हिलनी शुरू होगी 90 पे। नहीं समझ में आया? समझा फिर सर। समझ आ गया।
दोस्तों यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। हमने जो किया है वो किया है इन टर्म्स ऑफ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पर मोल। जो एनर्जी है कितनी है उसे? हाफ RT। रेवंत जी कुछ समझ आया? यस सर, समझा। चिराग जी को डाउट? नो सर। अच्छा, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये है कि हमने जो डेरिवेशन की है वो की है पर मोल हाफ RT। आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर में ये समझाना है, लेक्चर शुरू यहीं से करेंगे, आपको मुझे नेक्स्ट लेक्चर से ये समझाना है कि एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल। क्या एक काम करो, मुझे समझाना नहीं है, आप मुझे ये करना। सर पर मॉलिक्यूल या क्या? पर मोल? क्वेश्चन सुनो ध्यान से। आप मुझे जो कैलकुलेशन है ना, आपकी जो कैलकुलेशन है उसको स्कैन करके मुझे भेजना। क्वेश्चन सुनो। हमने जो डेरिवेशन की है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल। हमने पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मोल की है हाफ RT। आपको मुझे बताना है एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल 3/2 हाफ KBT कैसे होगी? मेरा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। तो समझ रहे? पर मॉलिक्यूल ना? हाँ, नहीं समझ आ रहा तो फिर से समझ लो। समझा। हमने क्या किया, हमने ये बोला कि सर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम और पर मोल जो एनर्जी है वो कितनी है उसे? हाफ RT। आपको मुझे ये बताना है कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी होगी वो होगी हाफ KBT। नहीं समझ में आया? तो समझ रहे? जो लिखा है ये, बट वी नो दैट द मेन एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज 3/2 KBT। नहीं समझ में आया? बेसिकली आपको मुझे ये शो करना है कि ये जो हाफ RT हाफ KBT कैसे बनेगा। नहीं समझ में आया? यहां पर लिखा है मोल और यहां लिखा है मॉलिक्यूल। और बोलिए हुसैन बोलिए। यस सर। यार आपको क्वेश्चन समझ आया? जी सर। ये मैंने आपको अभी हमने डिस्कस किया और ये जो है ये आपका होमवर्क है। कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर ये मत बोलिए आपने पूछा क्या था हमें समझ नहीं आ रहा। समझा सर। अब एक चीज और याद रखिए कि ये जितनी भी डिस्कशन चल रही है गैसेस पे चल रही है। नहीं समझ में आया? तो समझ रहे? और आपको ऑलरेडी ये जो नोट्स हैं ये नोट्स दिए जा चुके हैं। नहीं समझ में आया? जैसे मैंने ये काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल एन मॉलिक्यूल जो तामझाम की है, यहीं से आपको हिंट मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? समझ रहे? एक कैलकुलेशन इसी छोटे से पेज में है, यहीं पर, मतलब बेसिकली यहीं पर है बस। ये जो आपको दिख रहा है ना सामने,
75% पेज बस इसी में है इसका सॉल्यूशन। बट आपने अपने हाथ से करके मुझे भेजना, समझ आया? जी सर। क्योंकि यार अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया ना, फिर जैसे आज हमने डिस्कशन की डायटोमिक की, तो जैसे हमने 3 5 7 ये देखो किया ना, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये 7 यहाँ पर दिखा दिए। नहीं समझ में आया? समझा। अच्छा, अब ये जो लाइन लिखी है ना, जो मैंने आपको लास्ट में बस के एग्जांपल से समझाई थी, वो ये थी, The law of equipartition is valid for high temperatures and not for extremely low temperature where quantum effects become important. तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इतना ज्यादा कोई हाई थॉपा वाली बात नहीं है, बट मतलब आपको जो काम करना है वो काम ये करना है कि मुझे ये समझाना है, नेक्स्ट टाइम समझाना ये, आपको स्कैन ये भेजना है कि पर मॉलिक्यूल ये जो लिखा है ना, फॉर अ मॉलिक्यूल, ये होगी ½ kBt। समझ आया मुझे? यस सर, यस। और हमारे लिए यहाँ पर ये तो ठीक है, ये तो उन्होंने सिलेबस में काट दिया था तो इतना क्रिटिकल बनता नहीं है 3.8.1। बट इशू क्या है यार कि ये देखो यहाँ पर जब आप आओगे ना, ये मोनोएटॉमिक गैसेस और ये सीपी, ये डायटोमिक गैसेस, ये देख रहे हो आप, 7/5, 5/2, 7/2, ये सब जो दिख रहा है, और पॉलीएटॉमिक गैसेस, ये सब आपके कोर्स में है। समझ पा रहे हैं? हाँ सर। तो इसीलिए ये पूरा लेक्चर बर्बाद किया गया है, क्योंकि ये आपके दिमाग में जाके वेल्ड होगा ½ kBt, तभी तो जाके ये CP/CV of monatomic gases, of diatomic gases और polyatomic gases, तभी तो समझ पाओगे, नहीं तो समझ ही नहीं पाओगे क्या क्या बात क्या चलती है। कोई डाउट है? नो सर। समझा सर।